और नीला कबूतर कोई होना हो, चारों तरफ नीला बाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, लगे चंद्रशेखर भाई आपने तो बहुत सारे रैली अनाउंस कर दिए, तो आपने मुहूर्त दिखाया नहीं दिखाया। मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ना तो मैं मुहूर्त देख के पैदा हुआ हूं कि मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, ना ही मैं मुहूर्त शुभ अशुभ देख के मरूंगा, और ना ही मैं मुहूर्त देख के कोई काम निश्चित करता हूं। मैं तो मानता हूं हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा, जिसके पहरेदार हम लोग खड़े हैं, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। 4 है वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो है अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा है असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। और क्योंकि आज साल का सबसे छोटा दिन है, आज के बाद बड़े दिनों की शुरुआत होगी, और आज सबसे लंबी रात होगी साल की। लेकिन मेरे साथियों, इस काली घनेरी रात से लंबी रात बहुत लंबे समय से हम कमजोर वर्गों के ऊपर मंडरा रही। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि नमन करने के पीछे मेरा उद्देश्य अगर कोई है तो वो भक्ति का नहीं है। वो उद्देश्य अगर है तो एकमात्र उन महापुरुषों के संघर्षों को याद रखने का अवसर है कि उनके संघर्ष को हम याद रखें और उनके संघर्षों पे, उनके विचारों पे, उनके रास्तों पे चल के हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्य को पूरा करें। यह हमारे सामने चैलेंज भी है, चुनौती भी है, और हमारे ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह भी है कि जिस समाज में इतनी बड़ी जिसकी आबादी हो, इतनी संख्या में जिसके पास जनबल हो, अगर मनोबल वो बढ़ा ले तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कमजोर वर्गों का राज होगा, और नीला कबूतर कोई होना हो, चारों तरफ नीला बाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु वाल्मीकि जी, संत गाडगे जी, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मां अल्याबाई होलकर, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फातिमा शेख, मां फूलन देवी, संतराम बीए प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर साहब श्री काशी राम जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्यारे साथियों, मैं एक बात अपनी बात को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, और ये जो बात है ये संकल्प भी है। अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए या आपकी आंख का आंसू पूंछने के लिए लग जाएगा, तो मैं आज वचन देके इस पावन अवसर पे कहता हूं कि कभी मैं उस खून के कतरे की परवाह नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। यहां लाठी डंडे बंदूकों से आप हिंसा तो कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें अपने महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। अगर हमारे महापुरुष चाहते तो वो हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन हिंसा हमारे महापुरुषों ने हमें नहीं सिखाई। हम संविधानवादी लोग, अगर हमें कोई कटु शब्द कहता है तो हम शब्दों के बाणों के आधार पर उसका जवाब देते हैं और तर्क के साथ जवाब देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है और इसमें जो कमजोर वर्ग का नौजवान आया है, उस नौजवान को मैं संदेश देने के लिए आया। मेरे मंच पे इस तरफ मेरी बहनें, मुझसे बड़ी छोटी, बड़े अभिभावक, पार्टी के सामान्य नेतागण, ये सब लोग जिम्मेदार हैं, समझदार। लेकिन असली चिंता आपको लेकर है। असली चिंता आपको लेकर है कि अगर आप नौजवानों ने ये ऐसो आराम, अंधविश्वास, पाखंडवाद का जीवन छोड़ के समाज का नेतृत्व करने के लिए अब निर्णय नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस देश में पुनः गुलाम हो जाएंगे, जिस तरह के आज हालात बने हुए देश के अंदर। इसलिए मैं यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक हमारा पाल समाज का परिवार है, जिनकी इच्छा थी कि मैं यहां आऊं, और आपने जो भाईचारा बनाकर संदेश देने का काम किया है, इससे शाम तक लखनऊ की नींद तो खराब होगी, लेकिन रात में नींद दिल्ली के लोगों को भी नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, कमजोर वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है, यह राजनीतिक भाईचारा नहीं है। मैं आज के नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो आंदोलन नायकों के रूप में चलाया है, आज की जाति व्यवस्था में मैं बस आपको बताना चाहता हूं। आप घर जाके चिंतन मनन करना कि मैंने जो बात आपसे कही वो क्यों कही और आपको करना क्या है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, जिन्होंने अन्याय, अत्याचार, अपमान सहने का काम किया, जिन्होंने उस समय में 2 दर्जन के करीब स्कूल खोल के कमजोर वर्गों के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ाने का काम किया, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आज जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनको हम सैनी कहते हैं, मौर्य कहते हैं, साक्य कहते हैं, कुशवाहा कहते हैं। ये पूरा एक वंश है, और ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर से पहले हमारे नायक हैं, हमारे गुरु। उनके बाद आरक्षण के जो जनक हैं, जिन्होंने 1902 में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया, वो छत्रपति साहूजी महाराज, जिनको हम लोग कुर्मी वंश के रूप में जानते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के, आज की जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग में आते हैं। उनके बाद
जिन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद पर चोट की, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, आज का जो हमारा पाल बघेल समाज है वो इसी समाज के रूप में और हमारे नायक के रूप में चमक रहे हैं। पेरियार ललन यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये सब महापुरुष जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, सामाजिक न्याय सिखाया, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। किनको? महामानव तथागत बुद्ध को, गुरु कबीर को, और जिनको देखा नहीं, क्योंकि बाबा साहब 1891 में अवतरण हुआ उनका और 1990 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यहां से परिनिर्वाण प्राप्त कर गए। जिनको देखा नहीं, उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके तमाम तरह के जो कार्य उन्होंने किए उसके आधार पर उन्होंने गुरु माना। तो जिनको बाबा साहब ने गुरु माना वो हमारे गुरु हुए नहीं हुए? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हुए नहीं हुए? बहुत अच्छी बात। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये पिछड़ा वर्ग जो है ये हमारा परिवार है और अपने परिवार के साथ हमें मिलजुल के रहना है। किसी भी कीमत पे हमारा भाईचारा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज धर्मों में बटा हुआ है, और क्योंकि हम जाति व्यवस्था में जब पैदा होते हैं तो मेरा चाचा भी मेरी जाति का, मेरा मामा भी मेरी जाति का, मेरी बुआ भी मेरी जाति की, मेरा फूफा भी मेरी जाति का, मेरा दादा भी मेरी जाति का, मेरी मौसी भी मेरी जाति की। ऐसे जाति व्यवस्था के मक्कड़ जाल में हम लोग पैदा होते हैं कि हम जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस देश का कड़वा सच ये है कि पहले वर्ण और फिर जातियां वो लोगों को कुचलने के लिए और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाने के लिए इस देश में बनाई गई। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ना जाति, ना धर्म, ना वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हाशिए पर रखने का जो षड्यंत्र किया है उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में 2 ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा जिसके पहरेदार हम लोग खड़े हैं, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। 4 है वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 ही इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोग अगर भाईचारा बना ले तो मैं लिख के देता हूं। आज मैं इस गांव में निकल के आया हूं और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितने गांव पड़े हैं वो दलित पिछड़े वर्ग के गांव हैं, क्योंकि उन घरों की हालात बताती है कि 75 साल बाद भी वो गांव सुख सुविधा और संपन्न नहीं हो पाए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई घर सामने सड़क पे घर बन गया है तो पलस्तर नहीं है, दरवाजे नहीं है, घर के आंगन में जो व्यवस्था है वो खुद बताती है कि इस परिवार का आदमी सुबह कमाने जाता है, तब शाम के टाइम बच्चों के पेट में रोटी
और उनके लिए व्यवस्था होती है। ये किसकी देन है? क्या ये देश गरीब है? नहीं। मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं लोकसभा में बैठ के हर एक चीज पे ध्यान देता हूं। देश गरीब नहीं है, लेकिन इस देश का धन, इस देश की संपत्ति, इस देश की जमीन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। जब तक धन धरती राजपाट का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखना। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, गौर करो। देश आजाद हुआ कब? जोर से बताओ, जोर से बताओ। आजादी की आवाज मजबूत आनी चाहिए। कब आजाद हुआ? अभी भी नहीं आई, बहुत कमजोर हो तुम लोग। गुड गुड। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? जोर से बताओ, कब लागू हुआ? असली आजादी कब आई? जब संविधान लागू हुआ और संविधान ने सुनिश्चित किया कि इस देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, किसी को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं किया जा सकता है। अवसर की समता होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वोट का अधिकार होगा, और इस वोट के अधिकार के जरिए आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकत में ला सकते हो। अब मैं दो चीजों पे आज मुझे आपसे बात करनी। अभी हमारे यहां एसआईआर हो रहा है। एसआईआर पर डिबेट हुई, पता नहीं आप सब लोगों ने सुनी, लेकिन अगली 5 मिनट में मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि इस देश में कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, छीनना पड़ा। प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बहुजन समाज के पहरेदारों, मैं आपको याद दिलाता हूं 1919 की। 1919 में से पहले इस देश में 3% लोग वोट देते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बोल के बताया करो, कितने परसेंट लोग? बहुत अच्छी बात। फिर मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति आई, सुधार हुआ, और सुधार में तय हुआ कि वोट देने का अधिकार उनके पास होना चाहिए जो टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? वोट देने का अधिकार उनके पास होना चाहिए जिनके पास बहुत सारी जमीन है, जो जमींदार। फिर और सुधार हुआ, बहुत सारे लोगों को और उनको भी ऐड करना चाहिए जिनके पास बिजनेस है, व्यापार है, बहुत सारी धन संपत्ति है। और लोग जुड़े, ऐसे लोगों को भी जो राजा महाराजाओं के परिवार के हैं, ऐसे लोगों को भी वोटों में ऐड करना चाहिए। फिर और लोग जुड़े जो बहुत पढ़े लिखे। वोटों की संख्या बढ़ के हो गई 15%। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस देश में जब इस देश की संख्या, भारत अंग्रेजों के गुलाम था, 30 लाख से 30 करोड़ से ज्यादा थी, तब यहां 80 लाख लोग वोट करते थे। सुधार होने के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को देखा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई और पहली बार बहिष्कार हितकारिणी महासभा के जरिए अपना मेमोरेंडम दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हम गुलामों के गुलाम है, कमजोर वर्ग के लोग, इसलिए वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए। फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और बाबा साहब अंबेडकर ने तर्क के आधार पर अंग्रेजों के सामने इस बात को साबित किया कि जब तक अंतिम बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता है, तब तक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता है। मुट्ठी भर पैसे वाले लोग, मुट्ठी भर जमीन वाले लोग, मुट्ठी भर धन संपत्ति वाले लोग राज करेंगे और बाकी लोग उनके अंदर में काम करेंगे, तो कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ आपको पता है? इसके बाद यह परिवर्तन हुआ कि कमजोर वर्गों को वोट का अधिकार मिला। मैं आपको और जानकारी देता हूं, उन 80 लाख वोटर में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की। उन 80 लाख लोगों में सिर्फ पुरुष थे, और पुरुष भी सामान्य जाति के थे, और सामान्य जाति में भी जो संपन्न थे। उन संपन्न जाति के, सामान्य जाति के लोग वोट करते थे। आप महसूस करके देखो, अमीर अगर वोट करेगा तो गरीब को करेगा या अमीर को करेगा? बताओ आप मुझे, किसे करेगा?
गरीब को अमीर वोट कर सकता है? इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर की सिफारिशों पे इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो भी उन सबको, जिनमें जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, सबको वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। और ये 22 देश संविधान की देन है कि नेहरू जी की बिटिया इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, आदरणीय बहन जी कमजोर वर्गों की तरफ से मुख्यमंत्री बनी। ये अगर किसी तरह संभव हुआ है तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो वोट का अधिकार है उसकी वजह से संभव हुआ। और बताता हूं आपको, क्योंकि आज ज्ञान का जो सागर है उसको आपके बीच तक लेके आना। इन सब चीजों में ये जो वोटिंग राइट मिला, ये पहले 21 साल के लोगों के लिए था, फिर इसमें परिवर्तन हुआ, 18 साल के व्यक्ति को वोटिंग राइट मिला। तो आपको वोटिंग राइट कहां से मिला, पता लगा आपको? किसने दिलाया आपको वोटिंग राइट? किसने दिलाया? अगर बाबा साहब ना दिलाते तो एक बात याद रखो, आज लोकतंत्र है, वोटिंग राइट है, तो आपके घरों की दीवारें पक्की नहीं है। अगर आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए तो मैं लिख के देता हूं, आपकी बस्तियों में कोई नेता पैर रखने के लिए नहीं आएगा। आज मेरी बात को आप एफिडेविट लेके लिख लो। यह वोट का अधिकार है जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, राजा महाराजाओं के वंशज हमारी गलियों में, हमारी बस्तियों में आते हैं, हमारे पैर छूते हैं, हमारे पैरों को हाथ लगाते हैं, हमारी माओ बहनों से अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाना खाते हैं, झूठे भाईचारे का दिखावा करते हैं और सिर्फ इसलिए आते हैं कि इनकी वोट हमें मिल जाए और इनकी वोट लेके हम लोग राजा बन जाए। इस देश में कब तक कमजोर वर्गों के लोग लुटते पिटते ठगे जाते रहेंगे, इसका फैसला आने वाली पीढ़ी को करना है। प्यारे साथियों, इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काका कालेकर आयोग कमीशन बना। काका कालेकर आयोग से पहले जब 1931 में गणना हुई थी तो 52% पिछड़ा वर्ग था। कितने परसेंट? 52%। काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई, केंद्र की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने कचरे के डब्बे में फेंक दी। लंबे समय तक कचरे के डब्बे में पड़ी रही फाइल। फिर उसके बाद मंडल कमीशन बना और उससे पहले सरकार ने झुंझुनू देने के लिए पिछड़े वर्ग आयोग की बात कही, लेकिन कभी उसको संपूर्ण नहीं किया। फिर इस देश में मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई और मंडल कमीशन जब लागू हुआ, सिफारिश लागू हुई, 2 सिफारिशों से यह तय हुआ कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के भाइयों को मिलेगा। और कई प्रदेश ऐसे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां आज तक भी 27% कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में अभी भी 27% मिल जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असल तो होना चाहिए था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी को 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। असल तो यह होना चाहिए था, मगर यह नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक चमचागिरी का तेल लगा रहेगा बहुजनों की लाठी पर, तब तक 10% हावी रहेगा 90% की छाती पर। मेरी बात को आप याद रखें। ये चमचागिरी का तेल जब तक नहीं उतारोगे, जब आपका मंडल कमीशन का आंदोलन चला जिसकी 2 सिफारिशें लागू हुई, तब इस देश में धार्मिक यात्रा निकाल के कमंडल की आपके पूरे आंदोलन को कुचलने का काम इस देश में जो लोग राजकाज में बैठे उन लोगों ने किया और आप लोग आपस में लड़ते रहे। इस वजह से आज भी आपके घरों के ऊपर पलस्तर नहीं हुआ है, जबकि यहां दूसरी तरफ इसी प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 5-5 हजार बीघे जमीनें हैं, जिनके घर 20-20 बीघे में को है, और मेरे दलित पिछड़े कमजोर किसान मुसलमान वर्ग के पास, इनके पास रहने के लिए 20 गज जमीन भी नहीं है। ये इस देश में प्रदेश में हो। प्यारे साथियों, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ हर जगह खड़ा रहता हूं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं खड़ा हुआ। जब जयप्रकाश पाल जी की बलिया में हत्या कर दी गई तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगने का, संघर्ष करने का काम किया। जब मेरठ में आकाश पाल की
पीट पीट के हत्या कर दी गई। इतनी वैसी भी वो हत्या, इस तरह के हालात थे कि उस बच्चे को देख नहीं पा रहे थे। जब वो हत्या कर दी गई बांध के मार के, तो अकेले चंद्रशेखर और हमारे साथी खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे। और जिन नेताओं को वोट देके आपने गद्दियों बिठाया, वो घर में बिस्तर तान के सो रहे थे। अगर वो ठंड में कोई लड़ने काम कर रहा था तो वो एक टीम है जो इस मंच पर बैठे। प्यारे साथियों, कौशाम्बी में जब हमारी पाल समाज की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तो जब मैं वहां गया तो रास्ते बंद करके झूठ बोलकर मुझे गेस्ट हाउस में जाकर डिटेन कर दिया। और उधर दूसरी तरफ जो हमारे लोग खड़े थे, उनके साथ हिंसा करा के 85, 80, 90 लोगों को हमारे जेल में भेजने का काम किया। उनको लगा कि इन जेल में भेजने से, लाठी चलाने से हम लोग डर जाएंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं सरकार को, हम डरने वाले लोग नहीं। जीवन एक बार है, एक बार आदमी पैदा होता है, एक बार मरता है। ना 2 बार आदमी पैदा होता है, ना 2 बार मरता है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमने तय कर लिया है कि मौत कल की आती आज आ जाए, हम अपने लोगों को अधिकारों के बिना रहने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मुझसे एक मीडिया के साथी ने आके कहा कि चंद्रशेखर भाई, इतनी बड़ी रैली है, एक टीवी चैनल नहीं आया। मैंने उनसे कहा, टीवी चैनल वाले भाई, ज्यादातर लोग पैसा लेके काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं, बड़े बड़े स्टाफ रख रखे हैं। हम लोगों के पास देने को पैसे नहीं है, इसलिए वो हमारी रैली कवर नहीं करने आते। तो मैं बहुजन मीडिया के एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो वहां अपना काम छोड़ के आए हैं और हमारे आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये जो हमारे सोशल मीडिया के बहादुर शेर बैठे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कब तक छिपाओगे, कब तक दबाओगे, कब तक रास्ते में बाधा बनोगे? एक दिन आएगा कि इस बेड़ियों को काटकर भी हम अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मुझे जब मैं आ रहा था, एक सज्जन मिले, लगे चंद्रशेखर भाई आपने तो बहुत सारे रैली अनाउंस कर दिए, तो आपने मुहूर्त दिखाया नहीं दिखाया। मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ना तो मैं मुहूर्त देख के पैदा हुआ हूं कि मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, ना ही मैं मुहूर्त शुभ अशुभ देख के मरूंगा, और ना ही मैं मुहूर्त देख के कोई काम निश्चित करता हूं। मैं तो मानता हूं हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं और हम अपने फैसले को निर्धारण करने के लिए जाते हैं कि हम किसको ताकत देने जा रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूं, एक सवाल यहां आया था कि चंद्रशेखर भाई लोग तो बहुत आते हैं लेकिन वोट नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे काम में कोई कमी है? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। क्या अभी भी हमें कोई परीक्षा देनी बाकी है? अगर ताकत बनेगी तो क्या बदलाव होगा पता है आपको? मैं बताता हूं क्या बदलाव होगा। ताकत बनेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, वो घोटाला किसी भी कीमत पे नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें। ताकत बनेगी तो जो लेखपाल भर्ती में 700 से ज्यादा सीटों का घोटाला करने का काम सरकार ने किया है, वो घोटाला करने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाएगी। ताकत बनेगी तो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं घूमेगा। ताकत बनेगी तो महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा। ताकत बनेगी तो बहनों के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे डिग्री कॉलेज, अच्छे स्कूल बनेंगे। ताकत बनेगी तो अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। ताकत बनेगी तो अच्छे स्पोर्ट कॉलेज बनेंगे। ताकत बनेगी तो उद्योग धंधे लगेंगे। ताकत बनेगी तो लोन मिलेगा। ताकत बनेगी तो बैकलॉग भरा जाएगा। ताकत मिलेगी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कराने का काम करेंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखना। फिर कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, निजी क्षेत्रों में 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू कराने का हम लोग काम करेंगे। मेरी बात को याद कर रखना। और उसके बाद आप देखना क्या होगा। पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सेन, कुशवाहा,
बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, विश्वकर्मा, यादव, जाटव, जाट, गुर्जर, तमाम लोधी, तमाम जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, नुनिया, चौहान, राजभर, तमाम पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं हमारे, उन सबको नौकरी रोजगार करने का मौका मिलेगा। जब उनके जेब में पैसे आएंगे तभी वो अपनी माओ के आंसू पूछ पाएंगे, वरना इस देश में कब तक भूखे प्यासे रहकर आप लोग अन्याय अत्याचार सहते रहोगे। प्यारे भाइयों, आपने भाईचारा सम्मेलन रखा है, भाईचारा सम्मेलन तो सफल बना दिया है। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ, जोर से बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? भाईचारा बनेगा तो क्या होगा पता है? भाईचारा बनेगा तो राज आएगा, और राज आएगा तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन लेके आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो एक गरीब परिवार में जन्मा। मेरी मां दूसरों के खेत से घास लेके आती थी। मैं स्कूल से आता था, उस घास की गठरी को पकड़ के लेके आता था कि अपनी मां का बोझ थोड़ा सा कम कर सकूं। और मेरी मां इसलिए घास लेके आती थी कि दूध बेच के वो कुछ पैसे जुटा सके और हमारी जरूरतें पूरी कर सके। आज भी हमारी माएं बहनें बहुत बड़े पैमाने पे खेत ना होते भी खेतों में जाके घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाने का काम करती। मैं ऐसी मातृशक्ति को जय भीम करता हूं। मैं उस मातृशक्ति की हिम्मत को दाद देता हूं, लेकिन मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं कि किसी के खेत में मेरी मां बहनों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकाज आएगा तो इस सारी सरकारी जमीन का बंटवारा करके गरीबों में बांटने का काम करेंगे हम लोग, याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, भले ही आपके पास नहीं आता हूं, भले ही आपके घरों तक नहीं पहुंचता हूं, भले ही आपसे हाथ नहीं मिला पाता हूं, लेकिन वचन देके कहता हूं, अगर आंदोलन आगे बढ़ता रहा और आपने सहयोग आशीर्वाद वोट के रूप में दिया तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर में चंद्रशेखर काम के रूप में आएगा, आजाद समाज पार्टी काम के रूप में आएगी। जब आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, जब आपके घरों में सुख सुविधाएं आएंगी, और जब आंसू आएंगे तो वो खुशी के होंगे इस बात के कि इस बार हमारी ताकत बन गई, हमारी ताकत सफल होगी। इस ताकत को रोकने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इस ताकत को रोकने के लिए। और वो ताकत मेरी नहीं रोकना चाहते, वो किसकी ताकत रोकना चाहते हैं? वो आपकी ताकत रोकना चाहते हैं, वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर इनकी ताकत बढ़ेगी तो उनके यहां मजदूरी कौन करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। उनके बर्तन कौन बनाएगा, उनकी चटाई कौन बनाएगा, उनके खेतों में काम कौन करेगा। तमाम तरह के जो उनके अपमान का जो काम करना पड़ता है वो कौन करेगा, उनके सफाई का काम कौन करेगा, सीवर में कौन उतरेगा, मैला कौन उठाएगा। इसलिए कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, खूब पढ़ो, ज्ञान में किससे पीछे मत रहो, एक रोटी कम खाओ जो गाडगे जी महाराज कहते थे, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ, ज्ञान हासिल करो, शिक्षा हासिल करके रोजगार की तरफ को बढ़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को जोड़ो, भाईचारा बनाओ और संवैधानिक रूप से संघर्ष करके ऊंचे ऊंची कुर्सियों पे पहुंचो और उन कुर्सियों पे पहुंच के अपने गरीब कमजोर लोगों का हाथ पकड़ने का काम करो, उनके आंसू पोंछने का काम करो। मैं और आप एक हैं। मैं भी उसी परिवार से निकल के आया हूं जिन परिवारों से आप निकल के आए। मैं आपके प्यार को जानता हूं, मैं आपके संघर्ष को जानता हूं। मेरी एक आवाज पर चाहे दिल्ली हो या लखनऊ या मुजफ्फरनगर, आप दौड़े दौड़े चले जाते हो, लेकिन मेरे भाइयों दौड़े दौड़े जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी बस्तियों में गांव गांव जाके बूथ कमेटी नहीं बनाओगे, सेक्टर कमेटी नहीं बनाओगे, भाईचारा कमेटी नहीं बनाओगे, जब तक अपने क्षेत्रों में एकजुट पे समाज को एकजुट नहीं करोगे, तब तक आप सफल होने वाले नहीं। तो मेरे पास आगे पीछे नहीं आने की जरूरत नहीं, अपने क्षेत्रों को मजबूत करने की जरूरत है। बूथ जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे तो राजकाज बनेगा, और राजकाज बनेगा तो आपके अधूरे सपने पूरे होंगे, आपकी जेब में पैसा आएगा। और जिस दिन आपकी जेब में पैसा आएगा, फिर मैं कहता हूं, जितनी मोटरसाइकिलें मैंने यहां से वहां तक देखी, मैंने कहा था सौरभ से गाड़ी में बैठ के कि ये जो मोटरसाइकिल पे आया है ना, ये मेरा वो भाई है जिसको आंधी तूफान भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं इसकी ताकत को जानता हूं, जिसको ना सर्दी की फिक्र है
जिसको ना गर्मी की फिक्र है, जिसको बरसात की फिक्र है, ना आंधी तूफान की फिक्र है। मगर मैं फिर कहता हूं, आप तो मेरे लिए इतना करते हो, अब मेरा नंबर है कि हम सब लोग भी आपके लिए कुछ करें। लेकिन तब काम तब आगे बढ़ेगा अगर अकेला इंजन जोर लगाता रहेगा तो स्पीड नहीं बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो, चुनाव का समय आ रहा है, जिला पंचायत का, प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत का। लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी बहुत आएंगे आपके बीच में। लेकिन जब आपकी आंख में आंसू आएगा तो ये नीले झंडे वाला आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी तो अपने मकसद को आएंगे, झूठा भाईचारा दिखाएंगे, और जब उनका राजकाज बनेगा तो आपके बच्चों की नौकरी को छीन के अपने बच्चों के खाते में ले जाएंगे। और जब आपका राजकाज बनेगा तो हर गरीब को उसका हक मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं देशराज जी के परिवार से आग्रह करूंगा कि वो यहां आ जाएं। एक